100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल की श्रृंखला में ये तीसरी वीडियो है। 14 तक के प्रश्न हमने दूसरी वीडियो में हल कर लिए हैं। 15वां प्रश्न देखें, यहाँ पे दिया हुआ है tan a बराबर 4/3। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात टेंजेंट दिया हुआ है 4/3। हमें पता है tan जो है वो लंब और आधार का, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार भुजा का अनुपात होता है। तो ये समकोण त्रिभुज बना दिया हमने। तो ये a ये न्यून कोण है, यानी कि ये इनमें से न्यून कोणों में से इसमें या इसमें से एक होगा। ये तुमने इसे a लिया, ये b है और ये c। अब हम देखें ये अनुपात दिया हुआ है 4/3। तो a के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो यानी ये 4 हो गया, और ये से लगी हुई भुजा आधार a से 3। तो हमें नहीं पता ये सेंटीमीटर है या मीटर है, ये तो अनुपात है 4/3। तो हम इसको लिख लेंगे 4K और 3K। हो सकता है ये 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो ये भुजाएं, तो इनको सरल करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। हो सकता है ये 8/6 यानी 8 और 6 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे ज़्यादा उपयुक्त होगा कि हम इसको 4K और 3K करके लिखें। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा समकोण की याद करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की जो भुजा है उसका वर्ग, तो यहाँ पे B कोण समकोण है, उसके सामने AC भुजा है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के, यानी BC का वर्ग प्लस AB के वर्ग के हो गया। तो BC है 4K तो इसकी घात 2 और AB है 3K इसकी घात 2। अगर आप सिर्फ 4 और 3 लेके भी करें तो भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा उपयुक्त विधि ये है। तो ये हो गया 16K की घात 2 प्लस 9K की घात 2, और ये आ गया 25K की घात 2। तो AC की घात 2 बराबर आ गया 25K की घात 2। इसका मतलब इसे में हम इसको पूर्ण वर्ग कर लेते हैं, 5K की घात 2 AC की घात 2 बराबर। अब देखें AC बराबर हो जाएगा 5K, क्योंकि दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो वर्ग हट जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे दोनों ओर वर्गमूल लेने पे। तो ये आ गया 5K। अब हमको ज्ञात करना है साइन A और कॉस A का मान। तो साइन A ये A है, A के सामने वाला लंब। तो साइन जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात बताता है। तो लंब जो है A के सामने BC है और कर्ण तो AC होगा। तो ये हो गया 4K/5K, K से K कैंसिल, और ये अनुपात आया 4/5 साइन का। कॉस A का, कॉस में क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात आधार और कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे, ये BA या AB अपॉन कर्ण वो AC। तो ये 3K/5K, K से K कैंसिल, तो ये हो गया 3/5। तो इस तरह से हमने साइन और कॉस दोनों के अनुपात ज्ञात किए। अगला प्रश्न देखें, tan 26/cot 64 ये डिग्री है, इनको सरल करना है। तो हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा, यानी थीटा कोई भी कोण बराबर होता है cot थीटा के, या cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो मैं इसको ऊपर tan को ऐसे लिख रहा हूं, tan 90 माइनस 64। ऐसा क्यों? देखो 90 में 64 माइनस करेंगे 26 ही आएगा। मैंने इसको इस रूप में लिख दिया, रूप बदल दिया, इसका मान वही का वही है। 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 ही आएगा, और नीचे cot 64 है। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग करके देखो 90 माइनस थीटा cot थीटा है, तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया अब 64, तो ये यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो ये आएगा cot 64 हो जाएगा ऊपर, 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है। तो ये नीचे cot 64 है ही, तो ऊपर नीचे समान राशियां हैं तो कट गई, यह हो गया 1। फिर देखें 17 प्रश्न। तो 17 प्रश्न है, इसको थोड़ा सा सुधार कर लेंगे कि एक वृत्त में दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी जब वो क्या हो, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हों। तो देखें ये एक वृत्त है
अब वृत्त पे एक स्पर्शरेखा ये खींची और एक स्पर्शरेखा ये खींची, तो हमने पढ़ा हुआ है वृत्त वाले चैप्टर में, इनके बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी, इसका व्यास। तो यहाँ व्यास जो है उनके बीच की दूरी होगी, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा त्रिज्या, वो 5 दी हुई है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हमको याद रखना है कि एक वृत्त जो है उस पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं जो हैं वो अगर समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी उनके व्यास के बराबर होती है। स्पर्श रेखाएं तो बहुत खींच सकते हैं, लेकिन समांतर होंगी तो उनके बीच की दूरी व्यास होगी। 18वां प्रश्न है, 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया हुआ है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है, तो लिखते हैं प्रथम वृत्त की त्रिज्या बराबर r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर r2। तो क्या होगा, प्रथम वृत्त की परिधि बराबर, या इसको ऐसे लिखें, प्रथम वृत्त की परिधि अपॉन दूसरे वृत्त की परिधि। ये अनुपात हमको दिया हुआ है, क्या है, 2/3। तो प्रथम वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई r1, हमें पता है परिधि का सूत्र, और ये हो गया 2 पाई r2 बराबर 2/3। तो ये अनुपात तो दिया हुआ है वृत्त की परिधियों का अनुपात, तो हमने वही रख दिया। यहाँ पे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, पहले की क्या होगी 2 पाई r1 क्योंकि त्रिज्या क्या है r1, दूसरे की 2 पाई r2 क्योंकि त्रिज्या r2 है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी r1/r2 बराबर आ गया 2/3। तो देख रहे हैं हम पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या में अनुपात 2/3 ही होगा। तो हमेशा याद भी रखेंगे इसको हम कि अगर जो वृत्त की परिधियों का अनुपात है वही उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है, और जो त्रिज्याओं का अनुपात है वही उनकी परिधि का अनुपात होता है। तो कभी इस तरह का प्रश्न हो कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो और परिधि के अनुपात पूछे, तो आप वही लिख देंगे जो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। 19वां प्रश्न है, गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसकी त्रिज्या दी हुई है r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो गोले का वक्रपृष्ठ या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r²। तो हमको ये सूत्र याद होने चाहिए, तो इनके मान रख देते हैं। 4 पाई का मान 3.14, या दिया हुआ हो पाई/7 तो वो रखेंगे, और r बराबर 8, तो इसका स्क्वायर करना होगा। यहाँ पे 4 × 3.14 × 8 कितना है, 64। 8 का स्क्वायर है तो 8 × 8 64, इसकी मल्टीप्लाई कर लें। 4 से 4 4 जा 16, 4 6 24 और 125 × 3.14, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 803.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से गोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर इनके सूत्रों को। अगला प्रश्न है, एक बक्सा है, उसकी विमाएं दी हुई हैं, जो कि लंबाई 120 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दी हुई है, और हमें ये ज्ञात करना है कि उस कमरे में, उस बक्से में कितनी लंबी कोई छड़ आ सकती है। तो इसको समझ लें, इसका सूत्र है डायरेक्ट, उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन समझ भी लेंगे कि घनाभ का विकर्ण, देखो आयताकार है तो इसका विकर्ण ये होगा, ये अधिकतम लंबाई ये होगी, तो ये L है और ये B है, तो ये निकल के आएगा √L² + B², इसका विकर्ण है। लेकिन ये घनाभ है तो यहाँ पे ऊंचाई भी होगी। तो अब इसके अंदर इस तरह से
यानी कमरे में अगर सोचें आप तो कमरे में एक कोने से, ऊपर के सिरे में एक कोने से और नीचे के कोने को आप मिलाएंगे तो वो छड़ अधिकतम लंबाई की होगी। जरा इसको देख लेते हैं कैसे। ये एक घनाभ बना लेते हैं हम, ये घनाभ है और इसमें कोई छड़ डालनी है हमें लंबाई की। तो देखें ये ऊपर वाले कोने से और नीचे वाले इस कोने को मिलाया जाए तो ये छड़ सबसे लंबी होगी। और ये कैसे निकाली जाएगी, पहले ये भुजा निकाली जाएगी जो कि हमने पहले यहाँ पे निकाल दी है ये, और फिर ये h इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, तो ये लंबाई निकाली जाएगी। तो घनाभ का जो विकर्ण है, यानी कि घनाभ का विकर्ण वो होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। घन का विकर्ण जो है, आयत का विकर्ण जो है वो हुआ अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग का वर्गमूल। तो ये घनाभ है, तो इसमें तो इनके मान रखते हैं। l कितना है 120 इसका वर्ग, b है 40 इसका वर्ग और h है 30 इसका वर्ग। तो यहाँ पे इनको वर्ग करेंगे तो ये हो गया 144 00, ये हो गया 16 00, ये हो गया 900। इनके वर्ग हमको याद होने चाहिए। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16900 इसका वर्गमूल, और ये इसका वर्गमूल याद करेंगे तो ये आएगा 130 सेंटीमीटर। तो इस बक्से में 130 सेंटीमीटर की लंबाई की, अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो ये हमको अगर याद है वर्ग, ये 144 16 9 इनको ऐसे जोड़ करके, तो ये 13 का वर्ग जो होता है वो 169 होता है। तो हम इनको याद रखना है हमको, ताकि आसानी से हम गुणा भाग कर सकें। 21वां प्रश्न है, प्रायिकता याद करनी है किसी घटना के न होने की। घटना के होने की प्रायिकता दी हुई है और वो है 0.65, और न होने की प्रायिकता याद करनी है। तो हमको पता है कि किसी की घटना होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो यहां मान रख देते हैं 0.65 प्लस ये घटना की न होने की प्रायिकता, ये बार का मतलब है नहीं होना, नेगेटिव 1, p घटना के न होने की प्रायिकता 1 माइनस 0.65 और ये हो गया p नॉट, ये घटा गया है 0.35। तो हमें इसे याद रखना है किसी भी घटना होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होती, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। और अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, निश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो हमेशा 1 होती है। घटना की प्रायिकता वो कितनी होगी 1, और जो घटना घट ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0। तो ये याद रखना है हमको, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0, और कभी भी प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती और कभी भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। तेईसवां प्रश्न है, Q द्वारा संतुष्ट होने वाली उस स्थिति को लिखिए जिसके लिए परिमेय संख्या P/Q का प्रसार शांत हो। तो P/Q एक परिमेय संख्या है, तो यहां पर जो Q है उसके अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो क्या होने चाहिए, सिर्फ 2 की घात और 5 की घात के गुणा के रूप में। यानी कि Q के अगर गुणनखंड करेंगे तो वो सिर्फ या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों ही हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और कोई गुणनखंड होगा तो वो परिमेय संख्या शांत नहीं होगी।
तो शांत की स्थिति ये है कि q जो है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n, यानी m और n कोई भी धनात्मक पूर्णांक होंगे। अगला प्रश्न है, माध्य दिया हुआ है और कुछ प्रेक्षण दिए हुए हैं, उनमें से एक अज्ञात प्रेक्षण है, उसका मान ज्ञात करना है। तो हमको पता है माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। तो ये जब अवर्गीकृत आंकड़े हैं तब इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, वर्गीकृत के लिए आपको और अन्य सूत्र पता है। तो यहां पे माध्य दिया हुआ है, माध्य है 7 और जो प्रेक्षण है वो है 4, उनको सबको जोड़ेंगे 5 + x + 8 + 12 और कितने हैं ये, इनकी संख्या कितनी है 5। 5 की 7 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 35 और यहाँ इनको ऐड करेंगे 12 8 25 29 हो गया ये, प्लस x 35 - 29 बराबर x और ये आ गया 6 बराबर x, यानी कि जो अज्ञात प्रेक्षण है x उसका मान कितना है 6 है। इसी क्रम में 25वां प्रश्न देखें। यहाँ पे एक समीकरण दी हुई है, जांच करना है कि ये द्विघातीय है या नहीं। तो द्विघातीय समीकरण की पहचान क्या है कि उसमें सबसे बड़ा जो पद है, चर जो है, उसकी घात 2 होनी चाहिए। तो चर की घात 2 हो, सबसे बड़ी घात 2, तो वो द्विघातीय समीकरण होगी। तो यहां देखें, इसको हल करके देखते हैं। तो यहां दिख तो रही है, लेकिन यहां पे इधर ये पद भी है तो इनको भी सरल करना होगा। तो x की गुणा 2x से, तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 और यहाँ पे 3x बराबर x की घात 2 + 1। इनको एक ही ओर ले जाएं तो ये x की घात 2 + 3x - 1 बराबर 0। ये माइनस किया, x की घात 2 + 3x - 1 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये जो है एक द्विघातीय समीकरण है। अगर यहाँ पे किसी कारण ये घट जाता, x की घात 2 सिर्फ x ही रह जाता, तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं होती, तब ये रैखिक समीकरण हो जाती। या यहाँ पे x की घात 3 होती, तब भी ये द्विघातीय समीकरण नहीं होती। तो ये द्विघातीय समीकरण है। तो देखना है सबसे चर की सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, तभी वो द्विघातीय समीकरण होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में देखते हैं इसी श्रृंखला में।